हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को। ठीक है, जो हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स थे उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में बात करी थी। थोड़ा बहुत मैंने आपको वाटर के बारे में हिंट दे दिया था। शुरू करने से पहले इतनी बात मैं बता दूं बात कि हम लोगों ने टेम्परेचर के अंदर ये बात बोले थे, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे हमारे। एक टर्म था दैट वाज स्टीनोथर्मल। ठीक है, एक जो टर्म था हमारा दैट वाज स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव करते हैं, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। और एक है हमारा यूरीथर्मल, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि यार क्या क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का और कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये सब बताया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेजिटेशंस जो होती हैं हमारी कौन कौन सी होती हैं। सो मेगाथम्स, मीजोथम्स एंड माइक्रोथम्स और हाइकिस्टोथम्स। मेगाथम्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और फिर उसके बाद मीजोथम्स जो थे जिनको ऑल्टरनेट मतलब बेसिकली हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों चाहिए होता है, यानी कि कुछ सीजन में हाई कुछ सीजन में लो। एंड फिर माइक्रोथम्स थे जो लो टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे थे, एंड हाइकिस्टोथम्स थे जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ग्रो कर रहे थे। ओके, अब आते हैं हम दूसरे एबायोटिक फैक्टर पे, दैट इज वाटर। वाटर का मैंने आपको बताया कि वाटर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ सकता है। सो वाटर का जो इफेक्ट था वो था सैलिनिटी के बेसिस पे, सैलिनिटी या कह सकते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे। सी वाटर जो होता है हमारा उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फ्रेश वाटर जो होता है हमारा उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है। तो उसको ज़रा रीड कर लेते हैं। और मैंने आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी बताया था, बट एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। भाई देखिए, कोई भी चीज़ है आप इसको एक सेल के तौर पे समझिए। क्लास 9th में भी पढ़ते हैं हम लोग, 10th में भी पढ़ते हैं। जैसे कि मान लें यहाँ पे आपके पास एक सेल है, ठीक है, इसको आपने प्लेस किया है किसमें, एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट्स कम है, जिसके अंदर सॉल्यूट कम है लेकिन सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट जो है ज़्यादा है। तो एक सेल को आपने प्लेस करा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, अगर सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है या वाटर बाहर ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज करेगा सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर, और सेल हमारा क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल, सेम हम लोगों के पास एक सेल है, ठीक है, उसको हम लोगों ने प्लेस करा है किसके अंदर, उसको हम लोगों ने प्लेस करा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो हमारा क्या होता है, कम होता है। सॉल्वेंट जो है, सॉरी, सॉल्यूट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट जो है वो हमारा कम होता है। तो ये जो सेल है हमारा ये क्या करेगा, इट विल श्रिंक। ठीक है, ये क्या करेगा, ये श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, बाहर पानी कम है तो सेल के अंदर से पानी जो है बाहर आएगा। सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगता है फिशेस के ऊपर। अगर कोई फिश सॉल्ट वाटर में चली जाती है, ठीक है, या अगर फिशेस जो होती हैं जो सॉल्ट वाटर में होती है तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उनका ये फीचर होता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा सॉल्ट्स वगैरह को बना के रखे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे को हाइपरटोनिक वाटर के अंदर रहना है तो मैं अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट इकट्ठे करके रखूंगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जिसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे हमारी एक जल की रानी हम बनाते हैं, दैट इज दी मछली। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सही बनेगी। ठीक है, हाँ जी, सो ये हमारी मछली जल की रानी है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये जो फिश है हमारी, ये एक सॉल्ट वाटर फिश है। कैसी फिश है, ये सॉल्ट वाटर फिश है, यानी कि सी वाटर वगैरह में रहती है तो सॉल्ट वाटर फिश है। तो ये जो फिश है हमारी, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी या इसके पास ऐसे कुछ फीचर्स होंगे जो इसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट थोड़ा कंसंट्रेशन इंक्रीज करके रखें, इसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ा बना करके रखें। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाएगा या इसकी बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसकी बॉडी से पानी जो है बाहर आने लगेगा, क्योंकि बाहर कैसा है, सॉल्ट वाटर है, यानी कि हाइपरटोनिक कंडीशन है।
हाइपरटोनिक कंडीशन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है होगा क्या, इसकी बॉडी से पानी बाहर आने लग जाएगा। तो ये ऐसे मैकेनिज्म पे जिंदा रहती है जो उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन को थोड़ा बना के रखें। ये हमारी एक सी वाटर फिश हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर फिश की, अगर हम बात करें एक फ्रेश वाटर फिश की, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम फ्रेश वाटर फिश की बात करें तो फ्रेश वाटर फिश जो होती है हमारी, तो फ्रेश वाटर के अंदर, एक मिनट, हाँ जी, फ्रेश वाटर के अंदर थोड़ा सॉल्ट वगैरह या कम होता है, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट कम होता है। तो फ्रेश वाटर को यहाँ पे हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इन फिशेस के अंदर सॉल्ट्स वगैरह जो होंगे या आइंस वगैरह जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। सॉल्ट्स वगैरह या आइंस वगैरह कम होंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉल्ट होंगे, ठीक है, अगर मान लो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है इसके अंदर सॉल्ट्स वगैरह जो है वो कम होंगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट्स वगैरह कम होंगे क्योंकि बाहर भी हाइपोटोनिक है, तो ये भी हाइपोटोनिक अपने अंदर कंडीशन बनाने की कोशिश करेगी ताकि बॉडी के अंदर ना तो ज़्यादा पानी आए ना तो जाए। अब सवाल उठता है कि भैया क्या होगा अगर इसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, या भैया क्या होगा अगर एक सॉल्ट वाटर फिश जो है हमारी वो फ्रेश वाटर में आ जाती है। सिंपल सी चीज है, ये सॉल्ट वाटर फिश अगर फ्रेश वाटर में आएगी तो इसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, इसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि दिस विल बी दी हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करेगी और समुद्र से पानी, या सॉरी समुद्र कह रहा हूँ, सी जो हमारा वो होगा रिजर्वर होगा, यानी कि फ्रेश वाटर जो होगा, ठीक है, रिवर का पानी जो है हमारा वो उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगा और ये स्वेल करने लग जाएगी या इसकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर चले जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। अगर क्या होगा भैया अगर हमारी क्या कहते हैं एक सी वाटर फिश, सॉरी फ्रेश वाटर फिश जो है वो सी वाटर में आ जाती है, तो फ्रेश वाटर के अंदर क्या है, सॉल्ट कम है, या कह सकते हैं इस फिश के अंदर पानी ज्यादा है, तो जब ये हाइपरटोनिक कंडीशन में आएगा तो उसकी बॉडी का पानी जो है बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन फील होगा थोड़ा सा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिश को सहनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। तो वाटर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बट हमारे पास दोनों तरीके की फिश होती हैं, एक वो फिश होती हैं जो सिर्फ सी वाटर में रह पाती हैं और फ्रेश वाटर में रह पाती हैं, और एक वो फिश भी होती है जो सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों रेंजेस में या दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर पाती हैं, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ originated in water and is unsuitable without water. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations makes it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. Productivity and distribution of plant is also heavily dependent on water. अभी हम लोग फिश के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप डेजर्ट्स में देखेंगे तो डेजर्ट्स में एनुअल रेनफॉल जो था वो कम था, हमारा लेस देन 50 सेंटीमीटर था, तो वहाँ पे हमें ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो वाटर को कंजर्व कर सकें, जैसे कि कैक्टस वगैरह हो गया। अगर आप ट्रॉपिकल वाले रीजन में देखेंगे तो वहाँ पे एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर के आसपास था, 500 सेंटीमीटर के आसपास था, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो अच्छा वाटर यूज करते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट जो होता है वो भी डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज नॉट ट्रू। हमें लगता है कि पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अब पानी तो हर जगह H2O ही है, चाहे रिवर हो, चाहे ओशन हो, चाहे कुछ हो, ठीक है, सी हो, हर जगह H2O ही है, तो फिर दिक्कत कहाँ आती है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स द क्वालिटी दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी से क्या मतलब है, द सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000। इट इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, ठीक है, इनलैंड वाटर्स में कितना होता है, लेस देन 5 होता है, 30 to 35 होता है इन सी वाटर, और मोर देन 100 होता है किसके अंदर, इन हाइपरसलाइन लगून्स, ठीक है। तो लगून्स वगैरह जो होते हैं वो ओशंस वगैरह से बनते हैं, तो उसके अंदर मोर देन 100 होता है। इनलैंड वाटर्स कौन से होते हैं, जो हमारे रिवर्स वगैरह होती हैं, जो इनलैंड यानी कि जो लैंड के थ्रू या लैंड के अंदर, जैसे कि कोई कंट्री के थ्रू फ्लो करती हुई जा रही है, तो रिवर्स वगैरह के अंदर हमारा जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000 के आसपास होता है,
पार्ट्स पर थाउजेंड एक तरीके से कह सकते हैं मेजरिंग यूनिट है, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन होता है कि इतने पार्ट्स पर मिलियंस प्रेजेंट है, ठीक है, या इतने मिलियंस में इतने पार्ट्स प्रेजेंट है, तो वो एक मेजरिंग यूनिट है, उसको भी गोली मारो। बस इसको ऐसे समझो कि इनलैंड वाटर्स के अंदर सबसे कम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सी वाटर के अंदर एवरेज होता है, एंड जो लेगून्स वगैरह होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है, बहुत सही। आगे चलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जिसको हम कहते हैं यूरी हेलाइन। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हों जो इनलैंड वाटर्स में सर्वाइव कर जाए, सी वाटर में भी सर्वाइव कर जाए, ठीक है, बट अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है सिर्फ हाइपर सैलाइन कंडीशंस में ही सर्वाइव कर पाए, जो हो सकता है सिर्फ सी वाटर में ही सर्वाइव कर पाए, हो सकता है सिर्फ इनलैंड वाटर्स में ही सर्वाइव कर पाए। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? स्टीनोहेलाइन कहते हैं। इसको हम कहते हैं स्टीनोहेलाइन। सो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर, सिंपल सी बात है, एंड वाइस वर्सा कि हमारा जो सी वाटर एनिमल्स होते हैं वो कैन नॉट लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत सारे होते हैं, बट हाँ कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों कंडीशंस में, या कुछ कुछ और फिशेज ऐसे भी होते हैं जो दोनों कंडीशंस में रह सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर में भी, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं वो फिशेस, यानी कि यूरी हेलाइन फिश का मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया है। जो यूरिन हेलाइन फिश होती है, ठीक है, उसके पास दोनों तरीके के मैकेनिज्म होते हैं कि अगर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अगर बॉडी जैसे मान लो सी वाटर को ड्रिंक कर रहा है, मान लो कि फ्रेश वाटर फिश है तो सी वाटर में चला गया, उसको वो ड्रिंक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सी वाटर में जा रहा है तो एक मिनट रुकना, हाँ, इट ड्रिंक्स सी वाटर, यहाँ पे लिखा है एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट किसी के थ्रू, गिल्स के थ्रू। तो वो क्या करेगा, वो अपनी बॉडी के अंदर क्या चाह रहा है, सी वाटर में जा रहा है ना वो, तो सी वाटर में हमारा क्या होगा, थोड़ा सा उसमें गलत हो रखी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इट ड्रिंक्स सी वाटर, तो आयंस जो है हमारे बाहर नहीं जाने चाहिए वैसे, क्योंकि सी वाटर सॉल्टी होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा अपना बॉडी का वो बना के रखना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे इसको ऐसे समझिए, इसको अब यहाँ पे भूल जाइए। ये आपके सामने एक फिश है, एक फिश के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, वो अपनी स्किन के थ्रू वाटर लॉस कर सकती है, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड यूरिन निकाल सकती है, और वो गिल्स के थ्रू आयन को ट्रांसपोर्ट करवा सकती है। एक यूरिन हेलाइन फिश, जैसे कि अगर मान लो वो सी वाटर में चली जाती है, तो सी वाटर में बाहर क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो आयंस का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है थ्रू गिल्स, उसको नहीं करती है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कह सकते हैं, यूरिन को थोड़ा आप कह सकते हैं डाइल्यूट रखेगी, अपनी बॉडी के अंदर आयंस वगैरह इकट्ठे करेगी, तो यूरिन थोड़ा डाइल्यूट निकालेगी वो, क्योंकि बाहर देखो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा आयंस वगैरह को, सॉल्ट वगैरह को, या कह सकते हैं सॉलिड्स को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड हो सकता है वाटर का डिफ्यूजन वो ज़्यादा करवाएगी स्किन से बाहर, क्योंकि अगर वाटर डिफ्यूज करवाएगी वो बाहर, तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यही फिश अगर हमारी उसमें जाती है, फ्रेश वाटर में जाती है, तो फ्रेश वाटर के अंदर क्या होता है, वहाँ पे इसको क्या करना है, वहाँ पे पानी जो होता है उसके अंदर सॉलिड्स कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगी, अगर सी वाटर से फ्रेश वाटर में गई है तो जो भी इसके अंदर बॉडी के आयंस थे उसको फटाक से निकाल देगी गिल्स के थ्रू, यूरिन को काफ़ी कंसंट्रेटेड निकालेगी, सारे के सारे आयंस बॉडी से बाहर निकाल देगी, और जो वाटर होगा, ठीक है, बाहर से उसको स्किन के अंदर या स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर डिफ्यूज करवा लेगी। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। यही फिश होती है हमारी यूरी हेलाइन, जिनके पास मैकेनिज्म होता है टू कोप अप विद बोथ कंडीशंस, चाहे वो सी वाटर वाली हो चाहे फ्रेश वाटर वाली हो, ठीक है। हर एक फिश के पास ऐसा नहीं होता, इसलिए कुछ कुछ फिश जो होती हैं वो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ कुछ जो होती हैं वो सिर्फ सी वाटर में रहती हैं। ओके, चलिए जी, अब नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है दैट इज लाइट। सो लाइट भी एक इंपॉर्टेंट हमारा एबायोटिक फैक्टर है, और इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। सिंस प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं फूड किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल as a source of energy. Now we can quickly understand the importance of light for living organism, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स यानी कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उनके लिए जो सोर्स ऑफ, ओनली सोर्स ऑफ जो लाइट है, ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दैट इज सनलाइट, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ उनके लिए ही नहीं, अगर हम बात करें अपने लिए, तो हम लोगों के लिए भी लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे भैया कैसे? एक सिंपल सी चीज़ समझिए कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट जो है हमारे वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, एंड अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड नहीं बनेगा,
और अगर फूड नहीं बनेगा तो जो हर्बीवोर्स का या कह सकते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा पूरा। अगर प्लांट जिंदा नहीं रहेंगे तो एनिमल्स जो हैं वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। आइदर वे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, तो ना तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी ना ही आपको खाना मिलेगा। तो सनलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे प्लैनेट के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मैनी स्पीसीज जो होती हैं ऑफ स्मॉल प्लांट जैसे कि हर्ब्स एंड सर्ब्स हो गए, ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirements for flowering. अच्छा, for many animals too, light जो होती है important होती है in that they use diurnal and seasonal variations in light intensity and duration as cues for timing for their foraging या foraging, reproductive and migratory activities. तो इसको पहले मैं जरा समझाता हूँ। हमारे हर्ब्स और सर्ब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो वो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको बड़े बड़े प्लांट्स ने क्या कर रखा होता है, कवर कर रखा होता है। मैंने आप लोगों को स्ट्रैटिफिकेशन करवाया था फॉरेस्ट के अंदर, स्ट्रैटिफिकेशन जब था तो सबसे पहले हमारे हर्ब्स आ रहे थे, फिर शर्ब्स आ रहे थे, फिर उसके बाद लोअर कैनोपी ट्रीज आ रहे थे, फिर उसके बाद कैनोपी ट्रीज आ रहे थे, ठीक है। सो कैनोपी क्या होता है, घनापन, किसी ट्री का घनापन जो होता है उसको हम कैनोपी कहते हैं। तो हर्ब्स एंड श्रब्स क्योंकि ये बड़े ट्रीज से ढके होते हैं तो इनके अंदर एक अडेप्टेशन हो गया है कि ये लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर भी ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग जो होती है इट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट या फोटोपीरियोडिज्म। आप लोग क्लास 12th में हैं और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में, कि हम कहते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसको क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है तो ये फ्लावरिंग करेगा, इसको क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए होती है तो ही फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ हमारे लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिनको लंबे टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है फॉर फ्लावरिंग, कुछ हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं जिनको छोटे टाइम के लिए लाइट चाहिए होती है फॉर फ्लावरिंग। सो प्लांट्स का भी डिपेंडेंस काफ़ी होता है लाइट के ऊपर ऑन, मतलब फॉर फ्लावरिंग। दूसरी बात, फॉर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन लाइट, किसके लिए, अपने डायअर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस के लिए, ठीक है। दैट दे यूज डायअर्नल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। सिंपल सी बात कहूँ मैं तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो लाइट इंटेंसिटी को और उसकी ड्यूरेशन को यूज़ करते हैं या एज अ क्ल्यू लेते हैं, किसके लिए, फॉर किसके लिए, फॉरेजिंग के लिए, इसको फॉरेजिंग कह लो या कुछ भी कह लो, फॉर्जिंग कह लो, फॉर्जिंग के लिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए। देखो अब सिंपल सी बात है, आप कहेंगे कि भैया लाइट का डिपेंडेंस रिप्रोडक्टिव साइकिल से या फॉरेजिंग से क्या रिलेशन है। अगर मैं बात करूं समर्स की तो समर्स के अंदर लाइट ज़्यादा होती है, विंटर्स के अंदर लाइट कम होती है, ठीक है। तो लाइट जो है कहीं ना कहीं सीजन्स के बारे में भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समर्स में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो विंटर में रिप्रोड्यूस करते हैं। माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, विंटर्स में लाइट कम आती हैं तो कुछ बर्ड्स जो होती हैं हमारी वो विंटर के अंदर माइग्रेट करके समर वाले एरियाज में पहुंचती हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे दे रखा है फॉर एजिंग। नाउ व्हाट इज फॉर एजिंग, इसके बारे में बताइए क्या होता है, सोचो। चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉरेजिंग क्या होता है कि सर्च ऑफ फूड, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर दिन में लाइट है तो बहुत सारे फॉरेस्ट के अंदर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दिन में खाना वाना खाते हैं या दिन में शिकार पे निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो रात को क्या कहते हैं अपने शिकार वगैरह पे निकलते हैं। सो लाइट जो होता है एक तरीके से इंडिकेशन भी होता है बहुत सारे एनिमल्स के लिए कि अब आपके खाने का समय हो गया है या नहीं हुआ है, अब आपके उठने का समय हो गया है। तो ये सारी बातें भी लाइट की हेल्प से कहीं ना कहीं पता लगती है, ठीक है। सो लाइट इज नॉट अफेक्टिंग ओनली प्लांट्स, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग मैनी एनिमल्स भी। ओके, आगे चलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड is closely linked with the temperature since the sun is source of both। तो साइड सी बात है कि जो लाइट है इट इज लिंक्ड विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर और लाइट दोनों का सोर्स क्या है, सन ही है, ठीक है। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड विद टेम्परेचर। बट डीप इन दी ओशंस मोर देन 500 मीटर्स, जब आप ओशन में जाते हैं
वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है, डार्क है, एंड इट्स इनहेबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। वहां पे किसी को नहीं पता है कि भाई वहां पे कुछ सन करके एनर्जी सोर्स भी है या कुछ एग्जिस्ट भी करता है, कुछ इनको नहीं पता है। तो व्हाट इज देन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? बहुत ही बेसिक सी चीज है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, वो ऑर्गेनिजम्स जो है ओशन के अंदर काफी डीप मिलते हैं, जैसे कि मोर देन 500 मीटर्स। अब वहां तक तो लाइट पहुंच नहीं पा रही है, या वहां पे तो सब कुछ डार्क है। सो वहां पे क्या होता होगा, या वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। जो सोलर रेडिएशन की स्पेक्ट्रल क्वालिटी है इज वेरी इंपॉर्टेंट। द यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिजम्स, while not all the colors component of visible spectrum जो होते हैं are available for marine plants living at different depth of the ocean। ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है इसको जरा मैं समझाता हूँ एक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से। Among the red, green and brown algae that inhabit the sea which is likely to be found in the deepest water and why। So इसको एक एल्गे के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तीन तरीके की हमारी एल्गे होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन एल्गे। ये सी को इनहिबिट करते हैं, which is likely to be found in the deepest water and why। सबसे डीपेस्ट वाटर में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा एंड why। हो सकता है आप लोगों के इसके ऊपर मल्टीपल आंसर्स हो। अगर आप उसको इसके बारे में सोचना है तो आप आराम से बैठ करके सोच सकते हैं, और पॉज कर देना वीडियो जब तक सोच रहे हो कि हाँ भैया आपके अकॉर्डिंगली ये होगा, तो उसको पॉज करके सोचना, आंसर मत सुनना मेरा भी, ठीक है? क्योंकि मैं आंसर अभी बताने वाला हूँ, बट उसको सुनना मत। यहीं पे पॉज कर लो, सोच लो क्या आंसर देना है, सोच लिया, अब आंसर सोचना, दिमाग अब आंसर देना। सही है गलत है चेक करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने रेड एल्गे बोला हो सकता है कुछ बच्चों ने ब्राउन एल्गे बोला हो सकता है कुछ बच्चों ने ग्रीन एल्गे बोला हो, ठीक है? आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले मैं एक वो दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे चार्ट। ये जो चार्ट है, या ये जो क्या कहते हैं बेसिकली टेबल है, आप लोगों ने क्लास 11th में देखी होगी। प्लांट किंगडम के अंदर जब हम एल्गे के बारे में पढ़ते हैं तो तीन तरीके की एल्गे होती है हमारी, क्लोरोफाइसी, फाइसोफाइसी, रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गे के अंदर होता है क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्राउन एल्गे के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकोजेंथिन। रेड एल्गे के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल ए एंड डी और फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम बात करें स्टार्च की, ठीक है, और मैनिथॉल की, और यहाँ पे दे रखा है, सॉरी ये तो छोड़ दो, पिगमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे सारे के सारे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेड एल्गे के अंदर एक पिगमेंट दिख रहा है, ठीक है? डीपेस्ट ओशन में मिलती है रेड एल्गे, आंसर तो रेड एल्गे है, बट बता रहा हूं क्यों। रेड एल्गे यहाँ पे दे रखा है पिगमेंट, ठीक है? सो फाइकोएरिथ्रिन हमारा पिगमेंट है। फाइकोएरिथ्रिन जो है हमारा, फाइकोएरिथ्रिन जो है ये है एक पिगमेंट। ये देखने को मिलता है किसके अंदर? रेड एल्गे के अंदर। ये हमारा बाकी दोनों एल्गेस में प्रेजेंट नहीं है, ये हमारा बाकी दोनों एल्गे में प्रेजेंट नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर लाइट क्या कहते हैं, अगर व्हाइट लाइट को हम लोग वो करते हैं प्रिज्म के थ्रू स्प्लिट करते हैं तो 7 लाइट्स में VIBGYOR विबग्योर में वो स्प्लिट होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है? अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो है हमारी वॉयलेट से रेड की तरफ वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और एक और चीज पढ़ी होगी आप लोगों ने कि वेवलेंथ जो होता है हमारा, इट इज कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ है तो ज्यादा स्कैटर करेगी, नहीं सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं। वेवलेंथ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर किसी लाइट की ज्यादा वेवलेंथ है तो ज्यादा स्कैटर करेगी, ठीक है? या आप वेवलेंथ को कह सकते हैं कि वेवलेंथ जो है, ठीक है, आप इसको ऐसे कह लो या तो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल है, या आप वेवलेंथ कह सकते हैं, वेवलेंथ जो होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो भी रेड कलर के बनाए जाते हैं। पूछा जाता है क्यों ट्रैफिक सिग्नल्स रेड कलर के बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड कलर जो है वो काफी स्कैटर करता है तो दूर से दिख जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और बात अगर हम बोलें कि या आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि वेवलेंथ जो है
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। पहले जो मैंने यहां पे लिखा है उसको जरा समझने की कोशिश करिए। जो मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स लिखे मैं आराम से कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो मैंने क्या बोला कि वेवलेंथ जो है वॉयलेट की सबसे कम है और वेवलेंथ जब हम रेड तक पहुंचते हैं तो बढ़ती है, ठीक है। एंड वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम पेनिट्रेशन पावर होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो ये वॉयलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन जो है ये काफी डीपली पेनिट्रेट कर रहा है, डीप तक पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 200 मीटर तक ही है, बट ये जो हमारा वॉयलेट इंडिगो वाला है और भी डीपली पेनिट्रेट करता है। ये रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे जो कलर्स हैं हमारे, ये ज्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्लोरोफिल जो है हमारा, या कह सकते हैं फाइकोएरिथ्रिन जो है हमारा, वो एब्जॉर्ब करता है कौन सा कलर, वो एब्जॉर्ब करता है बेसिकली हमारा ब्लू कलर या ब्लू वाला रीजन। ब्लू स्पेक्ट्रम को जो है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये ब्लू लाइट को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। सो क्योंकि ये ब्लू लाइट कह लगे, ब्लू रीजन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट है ये ब्लू रीजन्स की जो लाइट होती है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उन्हीं को यूज करके करता है ये फोटोसिंथेसिस। दिस इज द रीजन जो रेड एल्गे है आप लोगों को ओशंस में डीप में मिलती है। बाकी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल जो है हमारा वो रेड वाला रीजन और थोड़ा सा ग्रीन वाला के साइड, मतलब वो भी ब्लू वाला रीजन यूज करता है, बट वो इस थोड़ा लाइट ब्लू वाले रीजन को यूज करता है। अब ये 200 मीटर तक है, लेकिन अगर इसको आप डीप लेके जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाला पोर्शन ही पहुंचेगा, या वॉयलेट वाला पोर्शन और इंडिगो वाला पोर्शन ही पहुंचेगा, ठीक है। सो हमारे क्लोरोफिल्स जो होते हैं वो थोड़ा ब्लू वाला साइड वाला या ब्लू का जो थोड़ा लाइट वाला पोर्शन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाइकोएरिथ्रिन है ना, वो सिंपल सी बात है, वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल जो है हमारे वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वो थोड़ा आपने देखा होगा, अगर हम क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, तो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ना ऐसे शुरू नहीं होता। क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से शुरू होता है, ऐसे ऐसे जाता है, फिर बीच में ये ऐसे। अगर क्लोरोफिल का आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा होगा तो, ठीक है, यहाँ पे वॉयलेट होता है, यहाँ पे हमारा रेड होता है, ठीक है। और अगर मैं इसका बनाऊं फाइकोएरिथ्रिन का, तो फाइकोएरिथ्रिन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे ही है, यहीं पे ही है, बाकी कुछ ये एब्जॉर्ब कुछ खास कर ही नहीं रहा है। कहने का मतलब ये कि फाइकोएरिथ्रिन जो है वो कम वेवलेंथ वाली जो लाइट्स है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि क्लोरोफिल जो है वो भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट वो थोड़े से हाई कंपेयर टू फाइकोएरिथ्रिन से हाई वेवलेंथ्स जो होती हैं उन वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो हमारे जो ब्राउन एल्गे हैं और ग्रीन एल्गे हैं उनके अंदर प्रेजेंट था क्या, सॉरी, उनके अंदर प्रेजेंट था क्लोरोफिल, इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल पिगमेंट है फाइकोएरिथ्रिन, जो कि डीप वाटर्स में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। आप कहेंगे भैया फ्यूकोजेंथिन, तो फ्यूकोजेंथिन जो होता है हमारा ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, ओके, और वो एब्जॉर्ब करता है वही मोस्टली रेड वाला रीजन एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन वाला रीजन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रेड को थोड़ा, हाँ, ग्रीन और नहीं, एब्जॉर्ब कौन सा करता है, वो वाला पोर्शन ब्लू वाला ही करता है, लेकिन वो भी इसी तरफ, थोड़ा इसी तरफ का पोर्शन एब्जॉर्ब करता है। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की पावर जो है फाइकोएरिथ्रिन की ही है, इसलिए फाइकोएरिथ्रिन जो है वो फोटोसिंथेसिस करवा पाता है डीपेस्ट लेयर में। सिंपल सी पॉइंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि वाई रेड एल्गेज आर फाउंड इन डीपेस्ट ओशन, तो सिंपल बात लिखना कि रेड एल्गे के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल पिगमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, एंड दैट फाइकोएरिथ्रिन जो है इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइट, और फिर साथ में लिख देना कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइट हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सो पेनिट्रेट करते हैं डीप इन द ओशन विच इज अब्जॉर्ब बाय रेड एल्गे, ठीक है। एंड बाकी में लिख देना कि ग्रीन एल्गे एंड ब्राउन एल्गे डू नॉट पोजेस फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट, या उनके जो पिगमेंट्स होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ लाइट्स, ऐसे लिख देना, ठीक है। शॉर्टेस्ट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, फाइकोएरिथ्रिन एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा जी, अब आगे आते हैं हम लोग सॉइल की तरफ। सॉइल के बारे में अगर बात करें तो सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, या सॉइल भी एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है जो बहुत सारे रोल्स में या बहुत सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक बार इसके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं। सॉइल इज द अपर सरफेस
सॉइल इज द अपर वेदर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट हैविंग मिनरल पार्टिकल्स कितने होते हैं 45% के आसपास मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। अगर वैसे देखा जाए सो 25% इसमें क्या है वाटर है, 25% के आसपास एयर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस जो है 5% के आसपास है। ठीक है, सो 25-25 से हो गया 50, ह्यूमस हो गया 5%, मिनरल पार्टिकल्स हो गए 47% और ये 100% कॉम्पोजिशन सॉइल का हो चुका है। स्टडी ऑफ सॉइल को हम कहते हैं क्या, एडाफोलॉजी, जेडोफोलॉजी एंड पैडोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, एडाफोलॉजी या पैडोलॉजी। 3 तरीके से सॉइल बनती है हमारी, एक होता है केमिकल प्रोसेस, एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एक होता है फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस एंड कार्बोनेशन। सॉइल रॉक्स के ऊपर बहुत सारी प्रोसेस हो रही होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा होता है, बारिश आती है, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं रॉक्स के अंदर, तो उसके बीच में ऑक्सीडेशन वगैरह हो रहे होते हैं, कुछ मिनरल्स अपनी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, उसकी वजह से क्या होता है कि मिनरल्स में थोड़ा मतलब कह सकते हैं रॉक्स में थोड़ा ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लाइकेंस हो गए, ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए। कभी कभी अर्थवर्म्स भी रॉक्स का ब्रेकडाउन कर देते हैं। कुछ जंगल में एनिमल घूम रहे हैं, वो रॉक्स से टकरा गए या कुछ कर रहे हैं, तो अपना उसका वेदरिंग हो गया। लाइकेंस जो होते हैं हमारे, वो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं, तो जो ग्रो करते हैं उनकी रूट्स वगैरह जब जाती है रॉक के अंदर, तो वो भी ब्रेक डाउन करते हैं। फिजिकल वेदरिंग कॉज्ड बाय वाटर, विंड, ग्रेविटी एंड ग्लेशियर्स। सो अगर कोई रॉक वाटर के आसपास है तो वाटर से जब टकराता है तो वाटर उसको क्या कहते हैं, थोड़ा ब्रेक करता रहता है। अगर कोई रॉक हवा में पड़ा है तो विंड्स के थ्रू भी रॉक की जो आउटर लेयर्स होती हैं वो मतलब उड़ती रहती हैं। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो एक रॉक को या कह सकते हैं एक सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि सॉइल कैसे बनी है, यहाँ पे लिखा है वेदर्थ, यानी कि टूटा पार्ट है ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, तो वेदरिंग जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, और वेदरिंग किसकी होगी, रॉक्स की होगी, क्योंकि उसी से सॉइल बन रहा है। ठीक है, सो वेदरिंग से ही हमारा बन रहा है, ये 3 वेदरिंग के प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल करवा दूंगा। सॉइल प्रोफाइल करते हैं हमारे सारे के सारे फैक्टर्स फिनिश हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे अडेप्टेशन के ऊपर। सो अडेप्टेशन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सो पहले हमारा अडेप्टेशन आएगा, फिर नहीं पहले आएगा रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, उसके बाद अडेप्टेशन वो करेंगे, तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कह सकते हैं आधा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह के बारे में है, एंड फिर इंट्रैक्शंस के बारे में है। ठीक है, चलिए। सो ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीनोहेलाइन, स्टीनोथर्मल, यूरीहेलाइन या बोथ ए एंड बी। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, सो स्टीनोहेलाइन, स्टीनोथर्मल, यूरीहेलाइन या बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, इडाफोलॉजी या पेडोलॉजी, पेडागॉगी या बोथ ए एंड बी। सो स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, इडाफोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडागॉगी या बोथ ए एंड बी, बताइए जी। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं उसको हम कहते हैं स्टीनोहेलाइन। एक मिनट, हाँ जी, तो उसको हम कहते हैं क्या, स्टीनोहेलाइन। एंड स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं, इडाफोलॉजी भी कह देते हैं और पेडोलॉजी भी कहते हैं। सो बोथ ए एंड बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट चॉइस। ठीक है, सो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह देख लेंगे, एंड साथ ही साथ अडेप्टेशंस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए जी, अडेप्टेशंस। सो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।